हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तक अपने एफएम का टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिवीजन कर चुके हैं। आज हम लोग का बारी है सबसे प्यारा टॉपिक हमारा डिविडेंड डिसीजन का, जो कि सबसे आसान टॉपिक है हमारा डिविडेंड डिसीजन। हम लोग को इसमें बेसिकली तीन ठो थ्योरीज पढ़ने होते हैं, ठीक है। मैं एकदम ओरली में आप लोग को नहीं जा रहा हूँ, हम लोग थ्योरेटिकल जा नहीं रहे, हम लोग बेसिकली अपना सम्स चालू करें। देखो, डिविडेंड डिसीजन आप लोगों को चैप्टर से ही समझ आ रहा है और आप लोग पढ़े भी थे कि इसमें बेसिकली हम लोग डिसीजन लेते हैं कि मेरी कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब आपका कहना है कि भैया कंपनी को डिविडेंड देने नहीं देने से क्या चीज़ में फ़र्क पड़ता है, तो मैं बोलता हूँ डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट ना शेयर प्राइस में पड़ता है। क्योंकि आप समझो, जो कंपनी डिविडेंड दे रही है दैट मीन्स वो अपने कंपनी में रिजर्व के नाम पे कुछ रख नहीं रही है। अच्छा भैया, रिजर्व क्या होता है? मेरा बात सुनो। हर साल कंपनी क्या कमाती है? प्रॉफिट कमाती है। तो प्रॉफिट डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? मेरी कंपनी के रिजर्व में। हर साल का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? कंपनी के रिजर्व में। अब एक कंपनी क्या करती है ना, एक कंपनी क्या करती है, जो डिविडेंड नहीं देती है वो है ना डायरेक्ट रिजर्व में जमा करके रखती है। तो हर साल मेरी कंपनी रिजर्व में रुपया जमा की जमा की जमा की। अच्छा भैया, रिजर्व से फिर क्या काम होगा? कंपनी अपने ग्रोथ में ही तो रिजर्व का रुपया यूज करेगी। तो कंपनी को क्या कहीं से लोन वोन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। अगर कोई लोन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा तो अल्टीमेट में फायदा किसको होगा? मेरे शेयर होल्डर को ही होगा, क्योंकि रिजर्व का बैलेंस किसका है? मेरे शेयर होल्डर का है। लेकिन एक कंपनी क्या होती है कि जो है ना हर साल ना जो भी प्रॉफिट कमाती है ना डिविडेंड वगैरह दे देती है। अब मेरी कंपनी के पास क्या है? रिजर्व के नाम पे कुछ बचा नहीं। तो जब मेरी कंपनी को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगेगा, मेरी कंपनी कहाँ से लाएगी? लोन वगैरह लेगी, खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा तो मेरे शेयर होल्डर के हाथ में प्रॉफिट कम जाएगा। तो भैया इसमें शेयर होल्डर का नुकसान हो रहा है कि नहीं? भैया डिविडेंड देना नहीं देना एक तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है कंपनी के लिए, कि भैया डिविडेंड दूं या ना दूं, क्योंकि ये डायरेक्ट मेरे शेयर प्राइस को इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए पता है हम लोग डिविडेंड डिसीजन जो हम लोग चैप्टर है इसमें हम लोग बेसिकली तीन ठो थ्योरी पढ़ते हैं। एक थ्योरी हमें क्या बोलता है? थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, जो कि मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच था, एमएम मॉडल था। वो क्या बोलता है? भैया इररिलेवेंट है, डिविडेंड देना है दो, नहीं देना है मत दो, आपका शेयर के प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं होगा। जबकि एक ठो डिसीजन है, दो थ्योरी हमारा वॉल्टर और गॉर्डन क्या बोलता है कि नहीं भैया डिविडेंड देना नहीं देना बहुत रिलीवेंस है ना, क्योंकि डायरेक्टली मेरे शेयर के प्राइस में अफेक्ट होता है। वापस से बोल रहा हूँ, थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, मोदी गिलानी जी ने क्या बोला कि भैया डिविडेंड देना है या नहीं देना है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके शेयर के प्राइस में कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि वहां पर ही वॉल्टर और गॉर्डन जी क्या बोलते हैं? नहीं भैया, थ्योरी डिविडेंड देना नहीं देना इज अ इंपॉर्टेंट डिसीजन और वो रेलिवेंट है, आपके शेयर के प्राइस में अफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो एग्जाम में हम लोग को इररिलेवेंस और रेलिवेंस बेसिकली हम लोग को तीन ही थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, वो एकदम इजी सा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग अपना पढ़ लेते हैं थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, जो कि एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम लोग पढ़े थे, है ना, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म इज इररिलेवेंट। मोदी गिलानी जी क्या बोलते हैं? भैया इररिलेवेंट है, डिविडेंड देना है दो, नहीं देना है मत दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट डज नॉट अफेक्ट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। मेरे शेयर होल्डर के वेल्थ में कुछ अफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, कुछ अफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। और इसका भैया बहुत सारा क्रिटिसिज्म था, ये सब हम लोग नहीं देख रहे। अच्छा भैया, जब भी हम लोग वॉल्टर बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग मोदी गिलानी जी का फॉर्मूला करते हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है? P0। P0 मतलब आज का प्राइस। P0 मतलब आज का प्राइस, आज के शेयर का प्राइस पता है कैसे निकलेगा? फ्यूचर का प्राइस ले लो, फ्यूचर का डिविडेंड ले लो, होल डिवाइडेड बाई 1 + KE। बेसिकली आपका ये जो हम लोग फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सीखे थे उसी के ऊपर ये है। देखो ना, ये वाला हम लोग फॉर्मूला सीखे थे ना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू PV1 + R का N। तो भैया मैं PV को यहाँ ले जा रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू को नीचे ले जा रहा हूँ। अब भैया क्या मैं फ्यूचर वैल्यू की जगह P1 + D1 लिख सकता हूँ? P1 मतलब फ्यूचर का प्राइस, D1 मतलब फ्यूचर का डिविडेंड, है ना। और मैं 1 + R की जगह 1 + K ही लिख दिया। तो बस बेसिकली आपका प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के ऊपर ही ये वाला फॉर्मूला है। क्या निकला? आज का प्राइस अगर आपको पता करना है, अगर आपको आज का प्राइस पता करना है तो पहले आप फ्यूचर का प्राइस पता करो, फ्यूचर का डिविडेंड पता करो, डिवाइडेड बाई 1 + KE। KE मतलब शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन, KE मतलब शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन या कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो बोलना है बोलो। ठीक है। ठीक है, डिवाइडेड पर करने से क्या हो गया? डिस्काउंटिंग हो गया, आज के रेट में आ गया। तो ये मेरा मोदी गिलानी जी का फॉर्मूला है, क्या है? P0 = P1 + D1 होल डिवाइडेड बाई 1 + KE। मोदी गिलानी जी क्या बोलते हैं कि भैया डिविडेंड देना है तो नहीं देना है मत दो, कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो हम लोग के पास ना, मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट ना PYQ से ही दिखा देता हूँ। हमारा PYQs में दिसंबर 23 में मोदी गिलानी जी का सम्स पूछा गया था। ठीक है, मोदी गिलानी का आराम से आप लोग कर लोगे, एक ही सम से हम लोग का मोदी गिलानी जी का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाता है। कोई हम लोग को 4-5 तरीका का हम लोग को करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हम लोग को पूछा था 6 का डी में पूछा था। 6 का डी में हम लोग से 5 नंबर का पूछा था, मोदी गिलानी जी का ये सम्स पूछा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के एग्जाम में भी मोदी गिलानी देने का चांसेस है।
ठीक है, तो आओ चलो हम लोग मोदी गिलानी जी का सम्स देख लेते हैं। देखो पहले तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोलता है मेरे आरएसटी लिमिटेड जो कैपिटल है, आरएसटी लिमिटेड के पास कैपिटल है अभी 10 लाख रुपया का। अभी आरएसटी लिमिटेड के पास कितना कैपिटल है? 10 लाख रुपया का। बोलता है हर एक इक्विटी शेयर 100 रुपया का है। तो भैया ये जो हर एक इक्विटी शेयर 100 रुपया का, ये मेरे को P0 दिखा रहा है कि नहीं? P0, P0 मतलब आज का प्राइस। मेरा फॉर्मूला क्या है मोदी गिलानी जी का? भैया P0 इक्वल टू P1 प्लस में D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। P0 मतलब करेंट का प्राइस। P0 मतलब क्या होता है मेरा? करेंट प्राइस। P0 मतलब करेंट प्राइस ऑफ शेयर। अच्छा P1 मतलब, हाँ P1 मतलब भैया ईयर एंड का प्राइस, ईयर एंड का शेयर का प्राइस, या ईयर एंड बोलो यार आप, नहीं तो आप बोलो कि नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग का प्राइस। अच्छा D1 मतलब क्या हो गया? D1 मतलब भैया ईयर एंड का डिविडेंड, अभी का डिविडेंड नहीं, बार बार बोल रहा हूँ। D1 मतलब क्या? अभी का डिविडेंड। जो चीज़ अभी का होगा उसमें जीरो लगेगा। याद है मैंने TVM में भी आप लोग को ईयर जीरो करके कराया था। तो D1 कहने का मतलब है ईयर एंड का डिविडेंड, और 1 प्लस के ही तो ठीक है। तो मुझे P0 दे दिया। बोलता है द शेयर आर करेंटली कोटेड एट पार। अच्छी बात है। बोलता है अभी शेयर मार्केट में पार में ही चल रहा है, मतलब अभी करंट में। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि करंट में अभी शेयर प्रीमियम में चल रहा है, हाँ मान लो 10% के प्रीमियम में, तो मेरा करंट मार्केट प्राइस क्या हो गया? 100 रुपया तो हो ही गया, 10% का प्रीमियम। बोलता है अभी मेरा शेयर मार्केट में पार में चल रहा है, अभी 100 रुपया में ही चल रहा है, मतलब P0 मेरा 100 रुपया है। बोलता है द कंपनी प्रोपोज कर रही है कि कंपनी मेरी डिविडेंड देगी 10 रुपया का। और कब देगी? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। भैया बाद में डिविडेंड देगी। तो क्या ये मेरे को D1 दे दिया? क्या ये मेरे को D1 दे दिया? अच्छी बात है। बोलता है द कैपिटलाइजेशन रेट, यानी कि KE मतलब क्या? कैपिटलाइजेशन रेट बोल लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो, नहीं तो शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन बोल दो, जो बोलना है बोल दो। हमें दे दिया P0 दे दिया भैया, D1 दे दिया, KE दे दिया, तो मेरे को P1 गायब करके रखा है। आपसे क्या पूछता है? यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। आपसे पूछता है एट द एंड का आप मार्केट प्राइस मेरे को कैलकुलेट करके बताओ। इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। क्योंकि मोदी गिलानी जी यही बोलते हैं, आपको डिविडेंड देना है दो, नहीं देना है मत दो, मेरे शेयर होल्डर का वेल्थ में कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। और मैं आप लोग को प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो इसलिए ये हमसे पूछ रहा है कि आप मेरे को पहले मार्केट प्राइस बता दो। तो जब भी हम लोग मोदी गिलानी जी का सम्स करते हैं, ये हम लोग दिसंबर 23 का कर रहे हैं, ओके, ये हम लोग दिसंबर 23 का कर रहे हैं। इसलिए मोदी गिलानी जी क्या बोलते हैं कि आप ना दो जगह सम्स करो। हाँ, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। इसलिए हम लोग सम्स क्या करते हैं? दो तरीके से करते हैं, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, और सेकंड चीज हमसे पूछ रहा है डिविडेंड इज डिक्लेयर, डिविडेंड इज डिक्लेयर। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या था मुझे बताओगे सब लोग? भैया P0 इक्वल टू P1 प्लस में D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। अब भैया मुझे क्या क्या डेटा दे दिया क्वेश्चन मुझे बताओ तो? भैया P0 दे दिया 100, P0 दे दिया 100। अच्छा भैया P1 मुझे नहीं पता। अच्छा भैया D1 मुझे दे दिया, D1 मुझे दे दिया 10। लेकिन आपको लेना नहीं है क्योंकि आप कर रहे हो डिविडेंड नॉट डिक्लेयर। अभी तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है, मेरा बात समझो। जोश जोश में आप लोग को D1 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ आप क्या कर रहे हो? भैया डिविडेंड तो डिक्लेयर हुआ ही नहीं है, तो नहीं हुआ तो क्यों आप 10 रुपया लिखोगे बताओ? तो भैया यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0, समझे, क्योंकि डिविडेंड तो डिक्लेयर नहीं हुआ। प्लस में 1 प्लस के ई कितना? 12%, है ना, 12%। बस अब सॉल्व करो, है ना। ये 1 प्लस 12% कितना होता है? 1 प्लस में 12% भैया 1.12। तो मैं ये करूँ 100 इंटू में 1.12, मैं इसको इधर जाके इंटू में कर दिया, इक्वल टू P1। तो देयरफॉर P1 कितना हो गया? P1 कितना हो गया बताओ तो? भैया 112 हो गया P1। ठीक है, अच्छा अब बताओ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, मेरा प्राइस कैसे निकलेगा? P1 प्लस में D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। भैया आज का प्राइस आपको पता है 100 रुपया, है ना, फ्यूचर का प्राइस नहीं पता। अच्छा भैया आप डिविडेंड लेना है कि नहीं लेना है? बोलता है हाँ, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। कितने का डिविडेंड? 10 रुपया का, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12%। तो ये कितना हो गया? 100 इंटू 112 हो जाएगा, इक्वल टू P1 प्लस 10। तो देयरफॉर P1 कितना आ जाएगा? 112 माइनस 10, 102। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अच्छा मैं सही कर रहा हूँ, हाँ हाँ P1 आ गया। बताओ इतना क्लियर है? सबसे पहला पार्ट मुझसे क्या पूछ रहा था? आपको कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस एट द एंड। आपको क्या कैलकुलेट करना है? एट द एंड का मार्केट प्राइस, की भैया साल खत्म होने के बाद मार्केट प्राइस क्या रहेगा? इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। देखो इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड
तो मेरा मार्केट प्राइस रहेगा 112। इफ़ डिविडेंड इज डिक्लेयर तो मेरा मार्केट प्राइस रहेगा 102। समझ गए? अब आप बोलोगे कि भैया इतना देर से आप तो झूठ बोल रहे थे हम लोग को। आप क्या बोलोगे, भैया इतना देर से तो आप झूठ बोल रहे थे कि नहीं, मोदी गिलानी का फॉर्मूला बोलता है, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। नहीं, मोदी गिलानी का फॉर्मूला सही बोलता है, लेकिन आप बोलोगे कि भैया देखो ना, शेयर के प्राइस में तो चेंज आ गया। P1 मतलब समझ रहे हो ना, मार्केट प्राइस एट द एंड। P1 मतलब समझ रहे हो ना, मार्केट प्राइस एट द एंड, है ना। आप बोलोगे कि देखो भैया शेयर प्राइस में तो चेंज आ गया, फिर मोदी गिलानी जी का फॉर्मूला का रेलिवेंस क्या? मैं बोल रहा हूँ रेलिवेंस है। सुनो, अगर मेरा डिविडेंड नहीं डिक्लेयर होता है तो मेरे शेयर होल्डर को क्या क्या मिलता है? भैया शेयर होल्डर को 112 रुपया का शेयर मिलता है एट द एंड, और भैया डिविडेंड के नाम पे कुछ नहीं मिलता, मतलब मेरे शेयर होल्डर को 112 रुपये का सामान मिला। लेकिन भैया अगर मेरी कंपनी डिविडेंड देती है तो मेरे शेयर होल्डर को 102 रुपया का शेयर मिला, कैलकुलेटर में लिखो। साथ ही साथ 10 रुपया का डिविडेंड भी तो मिला, 112 का ही तो सामान मिला। समझ पा रहे हो? आप डिविडेंड दो या मत दो, मेरे शेयर होल्डर को तो 112 रुपया का ही सामान मिला। और यही चीज मोदी गिलानी बताना चाहता है कि नहीं, मेरे शेयर होल्डर के वेल्थ में अफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझे? आप दो या मत दो, अफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि रियलिटी में एकदम सही नहीं है, क्योंकि मोदी गिलानी जी का बहुत सारा एजम्पशन है, और जो कि वो एजम्पशन हम लोग के प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क नहीं करता। जब हम लोग रेगुलर क्लास पढ़े थे तो हम लोग उसमें देखे भी थे, बहुत सारा क्रिटिसिज्म था, है ना। लेकिन अभी हम लोग जब रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग ये सोचे करें कि हम लोग को थ्योरी नहीं करना है। बताओ, ये समझ आया? आप डिविडेंड मत दो कि आप डिविडेंड दो, मेरे शेयर होल्डर को तो 112 का ही सामान मिल रहा है। इस केस में जब मेरी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, मेरे शेयर होल्डर को 112 रुपया का शेयर मिलता है, और अगर मेरी कंपनी डिविडेंड देती है तो मेरे शेयर होल्डर को 102 रुपया का शेयर तो मिल रहा है, साथ ही साथ 10 रुपया का डिविडेंड भी मिल रहा है, 112 रुपया का ही सामान मिला। क्लियर है? ये पहला पार्ट हम लोग कर लिए। और मोदी गिलानी का कभी भी आपको देगा तो आपको इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। आपका जो A4 साइज एग्जाम में जो भी पेपर रहता है, बीच में लाइन टान लोगे, एक साइड ये करोगे, एक साइड ये करोगे, दोनों साइड कंपेरेटिव करने से क्या है, एरर का चांसेस आपसे कम रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो पहला पार्ट हमसे हो गया। दूसरा हमसे क्या पूछता है, एज्यूमिंग दैट द कंपनी पेज द डिविडेंड, दैट द कंपनी पेज द डिविडेंड एंड हैज नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। आपसे पूछ रहा है एज्यूमिंग दैट की कंपनी पेज द डिविडेंड, मतलब आपसे खाली ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ ही नहीं रहा है ना। और मेरी कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है 5 लाख का, और कंपनी मेरी न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहती है 10 लाख का। अच्छा, 5 लाख का नेट प्रॉफिट है, मेरी कंपनी 10 लाख का नेट न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ मेरी कंपनी कितना शेयर इशू करेगी। आपसे क्वेश्चन पूरा चीज़ पूछ नहीं रहा है, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस करना हम लोग सब करते हैं। मेरी कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है 5 लाख का, मेरी कंपनी को इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपया, ठीक है। आओ इसी को हम लोग अब आगे कैसे करेंगे। इतना पहले बात समझ आया? कभी भी मोदी गिलानी जी का समझ दे, पहले इतना तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं, भैया मेरी कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कितना बचा है, तो बोला था मेरी कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है 5 लाख का, है ना। देखो ध्यान से, नेट प्रॉफिट मेरी कंपनी के पास बचा 5 लाख रुपया। अच्छा ऐसे लिखो, पहले ये देखो मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट कितना करना है, मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 10 लाख का। मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख का, और ये 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या मेरी कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट बचा है? ये बात समझो भैया, मेरी कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचा है, मेरी कंपनी के पास 5 लाख रुपया का नेट प्रॉफिट बचा है, 5 लाख। तो अगर मेरी कंपनी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करने चाहेगी तो 5 लाख तो मेरे पास प्रॉफिट ही बचा है। मेरी कंपनी को एक्स्ट्रा रुपया कितना लगेगा? भैया एक्स्ट्रा रुपया आपको 5 लाख रुपया और ज़रूरत पड़ेगा। और ये एक्स्ट्रा आप रुपया कहाँ से उठाओगे? भैया नया इक्विटी शेयर इशू करेंगे। कहाँ से लेंगे भैया? बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर, नया इक्विटी शेयर इशू करेंगे, ठीक है, नया इक्विटी शेयर इशू करेंगे, ठीक है। अच्छा भैया इस केस में हम लोग डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रहे, ठीक है। सेम टू सेम इस केस में आ जाओ, भैया मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख रुपया। एज पर द क्वेश्चन मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख रुपया, ठीक है। लेकिन ये 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरी कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बचा है? आप बोल रहे हो मेरी कंपनी के पास 5 लाख रुपया प्रॉफिट बचा है, आप बोल रहे हो मेरी कंपनी के पास 5 लाख रुपया प्रॉफिट बचा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 5 लाख नहीं बचा। बात समझने का कोशिश करो, आप कर रहे हो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो पहले कंपनी क्या प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट कर देगी कि पहले प्रॉफिट से डिविडेंड देगी? भैया डिविडेंड तो देना है। मेरी कंपनी 10-10 रुपया करके डिविडेंड दे रही है ना। अच्छा 10-10 रुपया करके मेरी कंपनी कितना शेयर में डिविडेंड दे रही है बताओ तो? भैया 10 लाख रुपया का शेयर है, हर एक शेयर का दाम 100 रुपया,
कितना नंबर ऑफ शेयर हो गया बताओ तो। भैया 10 लाख रुपया का शेयर है, डिवाइडेड बाई हर एक शेयर का दाम 100 रुपया, तो मेरी कंपनी को 10 रुपया करके 10,000 शेयर पे डिविडेंड देना पड़ेगा। मेरा बात इतना समझ रहे हो? बताओ आप क्या कर रहे हो भैया। मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख रुपया, प्रॉफिट बचा है 5 लाख, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 5 लाख बचा ही नहीं है। ये 5 लाख में से तो पहले मेरी कंपनी डिविडेंड देगी ना, कि पहले मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर देगी भैया, डिविडेंड देगी, है ना। तो भैया इसमें क्यों नहीं किया, इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो मेरा टॉपिक ही था डिविडेंड नॉट डिक्लेयर। ये तो मेरा टॉपिक है डिविडेंड इज डिक्लेयर। तो कंपनी पहले आप डिविडेंड दो, पहले आप डिविडेंड दो प्रॉफिट से, ठीक है। मैं बोला कि कंपनी 10-10 रुपया करके डिविडेंड देगी, 10 रुपया करके डिविडेंड देगी। कितना नंबर ऑफ शेयर पे देगी, तो अभी मेरी कंपनी के पास 10 लाख शेयर रुपया का शेयर है, हर एक शेयर का दाम 100 रुपया, 10 लाख रुपया का शेयर है, हर एक शेयर का दाम 100 रुपया। मेरी कंपनी के पास 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर पे मेरी कंपनी 10 रुपया करके डिविडेंड देगी, यानी 1 लाख रुपया तो मेरी कंपनी को डिविडेंड देने में खर्च हो जाएगा। समझ रहे हो? ये 5 लाख में से तो 1 लाख रुपया मेरी कंपनी डिविडेंड दे देगी। तो फाइनली मेरी कंपनी के पास प्रॉफिट के नाम का कितना बचा? 4 लाख रुपया ही बचा। अगर आप इतना बात समझ पा रहे हो तो मेरी कंपनी के पास प्रॉफिट के नाम का कितना बचा? 4 लाख रुपया ही बचा। एक्स्ट्रा 6 लाख रुपया मेरी कंपनी कहाँ से लाएगी? भैया बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशू करो। समझे? बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इतना बात किस किस को क्लियर है? देख लो हम लोग दोनों केस किए, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। समझे? अगर मेरी कंपनी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करती है तब तो आपके पास जो भी प्रॉफिट पड़ा पूरा पूरी माइनस कर दो। लेकिन अगर आपकी कंपनी डिविडेंड देती है तो पहले पहले आप वो प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दो, फिर जो बचा। समझे? तो भैया मेरी कंपनी को इतना इतना इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, इतना क्लियर है। तो अब आप मेरे को क्या बता सकते हो, टोटल इक्विटी शेयर मेरी कंपनी के पास कितना हो गया? आप मुझे बता सकते हो टोटल इक्विटी शेयर मेरी कंपनी के पास कितना हो गया? भैया हम लोग कैलकुलेट किए थे, 10,000 शेयर तो पहले से था भैया, 10,000 शेयर तो पहले से था, है ना। अच्छा ये छोड़ो, टोटल नहीं, इतना इतना रुपया का हम लोग को इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, इतना इतना रुपया का हम लोग को इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। आप मेरे को ये बता सकते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितना इक्विटी शेयर आपको इशू करना है? तो भैया आपने बोला देखो 5 लाख रुपया मुझे चाहिए शेयर इशू करने के लिए, मुझे शेयर इशू करने के लिए कितना रुपया चाहिए? 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मुझे चाहिए शेयर इशू करने के लिए, ठीक है। मुझे कितना चाहिए? 5 लाख रुपया। और भैया हर एक शेयर का दाम 100 रुपया करके है, हर एक शेयर का दाम कितना करके है? 100 रुपया करके है ना। आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए 5 लाख रुपया, आपको चाहिए 5 लाख रुपया, और हर एक शेयर का दाम कितना करके है बताओ? हम्म, आपको चाहिए 5 लाख रुपया, और हर एक शेयर का दाम कितना आपने निकाला था ना, 112 रुपया करके। हाँ, आप इशू अभी थोड़ी करोगे, इशू तो बाद में करोगे ना, इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी करेगी। तो भैया 112 करके आपने निकाला था ना शेयर का दाम। भैया 5 लाख रुपया का जरूरत है आपको, हर एक शेयर का दाम 112 करके, तो आप कितना शेयर इशू करोगे? भैया 5 लाख रुपया आपको जरूरत है, डिवाइडेड बाई 112। तो भैया इस केस में आप 4464 शेयर इशू करोगे, है ना, राउंड ऑफ में कर रहे हैं। अच्छा भैया इसमें बता दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितना इक्विटी शेयर आप इशू करोगे, कितना इक्विटी शेयर आप इशू करोगे? तो इस केस में मेरे भाई आपको 6 लाख रुपया का जरूरत है, आपको 6 लाख रुपया का जरूरत है ना। और हर एक शेयर का दाम याद है आपने निकाला था 102 रुपया करके, है ना, प्राइस एट द एंड। तो बताओ आप कितना शेयर इशू करोगे? भैया 6 लाख रुपया का जरूरत है, हर एक शेयर का दाम 102 करके, 102 करके, तो आप 5882 शेयर इशू करोगे तो काम हो जाएगा। क्लियर है? 5882 शेयर इशू करोगे तो काम हो जाएगा। बताओ इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब हम लोग ये देख लेते हैं टोटल इक्विटी शेयर मेरी कंपनी के पास कितना हो गया, टोटल इक्विटी शेयर मेरी कंपनी के पास कितना हो गया? भैया 10,000 तो पहले से ही था, हम लोग निकाले थे, 10,000 तो पहले से था, और अभी अभी रिसेंटली में मेरी कंपनी को 5 लाख रुपया का जरूरत था, हर एक शेयर का दाम 112 करके, तो मेरी कंपनी को 4464 शेयर और इशू करना पड़ा, है ना। तो टोटल मेरी कंपनी के पास 14,464 शेयर हो गया कि नहीं? अच्छा इस केस में बता दो टोटल इक्विटी शेयर कितना हो गया मेरी कंपनी के पास? भैया 10,000 शेयर तो पहले से था, और अभी अभी रिसेंटली में मेरी कंपनी 5882 शेयर और इशू की, है ना। तो 15,882 शेयर हो गया मेरी कंपनी के पास। इतना समझ पा रहे हो? 15,882 शेयर हो गया मेरी कंपनी के पास। समझे? इतना क्लियर है?
इतना क्लियर है? तो अब हम लोग ये देखेंगे भैया टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो गया, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो गया। भैया आपके पास अभी शेयर कितना बचा है, मैंने बोला 14,464, 14,464 शेयर आपके पास बचा है। और हर एक शेयर का दाम कितना होगा बताओ, हर एक शेयर का दाम तो भैया 112 रुपया करके होने वाला है फ्यूचर में, है ना। तो आपका शेयर का वैल्यू कितना हो गया भैया, 14,464, हर एक शेयर का दाम 112, तो आपका शेयर का दाम होने वाला है 16,19,968 अप्रॉक्स होने वाला है। इस केस में बता दो भैया टोटल वैल्यू ऑफ शेयर आपका कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। भैया आपके पास कितना हज़ार शेयर हो गया, 15,882 शेयर हो गया, है ना। और हर एक शेयर का दाम कितना करके, 102 रुपया करके। तो बताओ आपका टोटल शेयर का वैल्यू कितना, 15,882 इंटू में 102, आपका शेयर का टोटल वैल्यू हो गया 16,19,964, 964। और आप देख पा रहे हो ये इधर ही हम लोग का मोदी गिलानी का फॉर्मूला एकदम प्रूव हो जाता है। देखो शेयर का वैल्यू में मेरा अंतर पड़ा, नहीं पड़ा, कुछ भी अंतर पड़ा नहीं पड़ा, यही तो मोदी गिलानी जी बोलते थे, समझे। समझे, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हम लोग का बस लास्ट स्टेप क्या होता है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का। क्या होता है हम लोग का, वैल्यू ऑफ फर्म। जब भी एग्जाम में वैल्यू ऑफ फर्म पूछे तो वैल्यू ऑफ फर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले लिखते हैं वैल्यू ऑफ शेयर। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ना मेरे शेयर का वैल्यू कितना, और मेरी कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ना, नेट इन्वेस्टमेंट। और मेरी कंपनी के पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, समझे, प्रॉफिट कितना अवेलेबल है। उल्टा लिख दिया, देखो, और डिवाइडेड बाई 1 + KE। जब भी आपको पूरे फर्म का वैल्यू निकालना है कैसे निकालोगे, अभी अभी हमने शेयर का वैल्यू निकाला, भैया मेरे शेयर का वैल्यू कितना आया, 16,19,968। और लेकिन इतना रुपया वैल्यू है, मेरी कंपनी नया इन्वेस्टमेंट भी तो करेगी ना। इन्वेस्टमेंट कितने का करेगी, देखो 10 लाख रुपया का मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर देगी, माइनस करो इसमें से। अच्छा मेरी कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट भी तो अवेलेबल था ना भैया, कितना प्रॉफिट अवेलेबल था बताओ तो। भैया 5 लाख रुपया मेरी कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल था, फुल डिवाइडेड बाई 1 + KE। KE कितना है भैया, KE कितना था, 12%। करो 12% मतलब 1.12 हो गया, 16,19,968 में से 10 लाख हटा दो। भैया 10 लाख क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि इतना रुपया में से तो कंपनी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देगी, हटा दिए। प्लस में 5 लाख रुपया मेरी कंपनी के पास बचा है, डिवाइडेड बाई 1.12 कितना हो गया, ये मेरा वैल्यू हो गया 9,99,971। मतलब आप अप्रोक्स आप 10 लाख रुपया पकड़ सकते हो। और इस केस में भैया वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ जाएगा, कैसे निकालेंगे भैया, वैल्यू ऑफ शेयर, आपके शेयर का क्या वैल्यू है। हुँ? इसमें से मेरी कंपनी कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट कर देगी, लेकिन मेरी कंपनी के पास कुछ नेट प्रॉफिट भी तो बचा है, होल डिवाइडेड बाई 1 + KE, है ना। शेयर का वैल्यू कितना था भैया, 16,19,964। इसमें से मेरी कंपनी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देगी और 5 लाख का नेट प्रॉफिट बचा है, होल डिवाइडेड बाई 1 + KE। करो कितना होता है, 16,19,964 में से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देगी और 5 लाख रुपया मेरी कंपनी के पास बचा, होल डिवाइडेड बाई 1.1। तो ये मेरा हो गया 9,99,967.8। देख लो आसपास एकदम आ रहा है, 4 रुपया का डिफरेंस है। तो बताओ मोदी गिलानी जी का फॉर्मूला प्रूव हुआ कि नहीं, कि पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म, मेरे फर्म के वैल्यू में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बताना चाह रहे थे हमारे मोदी गिलानी जी। बताओ क्लियर है। और देख लो एकदम डिटेल में हम लोग सम्स किए, वापस से देख लो कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको शेयर का प्राइस पता करना है, अगर डिविडेंड दिए तो मेरे शेयर का प्राइस क्या होगा, अगर डिविडेंड नहीं दिए तो मेरे शेयर का प्राइस कब क्या होगा। और भैया शेयर का प्राइस क्या फ्यूचर में, अभी का तो आपको पता है, फ्यूचर का आपको पता करना है, ठीक है। और करने के बाद ही शेयर का प्राइस करने के बाद ही आप चेक कर लोगे कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। मैंने बोला ना, देखो इस केस में मेरे शेयर होल्डर को सिर्फ 112 रुपया का सामान मिल रहा है, इस केस में 102 का सामान मिला और 10 रुपया का डिविडेंड, 112 सही जा रहे हैं। उसके बाद आप क्या करोगे भैया, मेरी कंपनी को कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट करना है, माइनस मेरी कंपनी के पास प्रॉफिट क्या बचा है। जब मेरी कंपनी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करती है तो पूरी प्रॉफिट बचा है, इतना रुपया का मेरी कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करना है। और अगर मेरी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो 5 लाख का प्रॉफिट नहीं बचा है, 5 लाख में तो 1 लाख रुपया का डिविडेंड दे देगी अभी,
तो फाइनली मेरी कंपनी को 6 लाख रुपया चाहिए इक्विटी शेयर करने के लिए। तो मैंने बोला 5 लाख का आपको ज़रूरत है ना इक्विटी का, और हर एक शेयर का प्राइस आपने ही कैलकुलेट किया था 112 करके होगा, तो आप कितना शेयर इशू करोगे? आपने बोला भैया 4464। इस केस में आपको 6 लाख रुपया का जरूरत है, हर एक शेयर का प्राइस आपने ही 102 रुपया करके निकाला था। आपने बोला भैया 5882 शेयर करेंगे तो काम हो जाएगा। तो मैंने बोला आपके पास टोटल कितना इक्विटी शेयर हो गया? भैया 10,000 तो पहले से था, अभी इतना किया, इतना इतना हो गया। मैंने बोला अच्छा इतना शेयर है तो इतना शेयर का वैल्यू क्या हुआ? आपने बोला देखो भैया 14,464 शेयर है, और 1 साल बाद हमने निकाला था, 1 साल बाद इसका वैल्यू 112 करके हो जाएगा, मतलब इतना। इसमें भी 15,882 शेयर है, 1 साल बाद इसका वैल्यू 102 करके हो जाएगा, मतलब इतना हो गया। फाइनली हम लोग कैलकुलेट करेंगे मेरे फर्म का वैल्यू। कैसे निकालेंगे? टोटल शेयर का वैल्यू में से आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर दोगे, हटा दो, लेकिन आपके पास प्रॉफिट भी तो बचा, ऐड करो, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ही, और लास्ट में देखना आपका एकदम आंसर सेम आएगा। आसपास है वो थोड़ा, यही हम लोग के मोदी गिलानी जी बोलने चाह रहे थे कि पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। समझ गए? मोदी गिलानी जी क्या बोल रहे थे कि पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। प्रूव हुआ? मेरे फर्म की वैल्यू में कुछ भी अफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन देखो, आप लोग बोलोगे भैया इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग को 5 नंबर में करने दिया, आप लोग से इतना चीज पूछा ही नहीं है। ये तो मैंने आप लोग को पूरा मोदी गिलानी का करा दिया। आप लोग एग्जाम में देख लेना, आपसे पहले पूछा था मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना, इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर। आपसे खाली पूछा था भैया इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, खाली आप मुझे मार्केट प्राइस बता दो, तो हमने मार्केट प्राइस कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? एज्यूमिंग दैट कंपनी पे द डिविडेंड, मतलब आपसे खाली ये एज्यूम करने बोल रहा है, ये वाला आगे करने बोल ही नहीं रहा है। ठीक है। अगर मेरी कंपनी डिविडेंड देती है और मेरी कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है, इतना इन्वेस्टमेंट है, तो खाली बता दो मेरी कंपनी को कितना नया शेयर इशू करना है। तो भैया मेरी कंपनी को खाली इतना नया शेयर इशू करना है, 5882, काम हो गया। अच्छा भैया नॉट डिक्लेयर वाला तो पूछ ही नहीं रहा था, ये मैंने आप लोगों को दोनों करके दिखा दिया, बस आपसे यही पूछ रहा था, खाली आप बता दो कितना नया शेयर इशू करना है। तो भैया मेरी कंपनी को 5882 शेयर इशू करना है, बस आपसे यही 3 चीज़ पूछ रहा था, एक ही है, एक ही है, और एक ये ना। आपको प्रूफ करने भी नहीं बोल रहा था, ये तो हम लोग पूरी प्रूफ करके एकदम देख लिए। क्लियर है? एकदम क्लियर हम लोग का मोदी गिलानी हो जाएगा। तो भैया ये था हम लोग के दिसंबर 23 का, जो कि 5 नंबर का एकदम ठीक ठाक आया था। एक बार मैं देख लेता हूँ एक बार जल्दी से। मोदी गिलानी एक टर्म में तो शायद और आया था, अगर आया हो तो अच्छा है, मैं आप लोग को अभी इंस्टेंट ही दिखा दूंगा। वेट वेट, एक बार और आया था मोदी गिलानी। समझ आ गया पूरा मोदी गिलानी का कॉन्सेप्ट? हाँ देखो एक बार और दिया, 5 नंबर का दिया है, जून 25 में 5 मार्क्स का दिया है। हमें क्या दिया करने को देता है? हाँ 6 का है, बोलता है विन सम लिमिटेड इज कॉन्टेम्पलेटिंग इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है। मार्केट का रेट यानी कि ही दे दिया। अच्छा अभी शेयर करेंट का शेयर दे दिया, शेयर प्राइस एट द बिगिनिंग यानी कि पीओ दे दिया, पीओ है ना, प्राइस एट द बिगिनिंग। अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्टेड, मेरी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, जो चीज़ एक्सपेक्ट करती है यानी फ्यूचर का होने वाला है, D1 हमें दे दिया। अच्छा बोलता है नेट इनकम इतना, इन्वेस्टमेंट करना इतना। बोलता है एज्यूमिंग दैट अप्रोच थ्योरी ऑफ इरेलीवेंस, हमें पता है क्यों समझा रहे हो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ शेयर एट द एंड। एट द एंड में टोटल शेयर कितना हो जाएगा? द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, आप समझ रहे हो ना? टोटल नंबर ऑफ शेयर एट द एंड, आपको सम्स कहाँ से कहाँ तक करना है भैया? यहाँ मार्केट वैल्यू तक आपको निकालना है, समझे? पूरा ऊपर से लेके ऐसा मार्केट वैल्यू तक आपको निकालना है। हाँ समझे? तो आपको दोनों एंगल से करना है, इफ डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। ठीक है। और चलो चलो हम लोग करके एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ यहाँ हम लोग करेंगे इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर। जो बच्चा नहीं समझ पाया एक बार और देखो, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। और 5 नंबर के लिए खराब नहीं है, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो बेसी टाइम लगेगा ही नहीं।
चलो आप फॉर्मूला जल्दी लिखो, P0 इक्वल टू P1 प्लस में D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई, है ना। P0 कितना भैया, 120 रुपया करके। P1 मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरी कंपनी डिविडेंड 2 रुपया करके देने वाली है ना। और के ई कितना है, के ई 15% है, 1 प्लस 15%। चलो मैं डायरेक्ट कर लूँ, 120 इंटू में 1.15 जो भी आया माइनस में करो 2, है ना। अच्छा देखो, हड़बड़ी हड़बड़ी में मैंने गलती कर दिया ना। देखो जानबूझ के मैंने ऐसा गलती किया भैया, डिविडेंड नहीं लेना है, डिविडेंड नहीं लेना है, कोई गलती से ले मत लेना, समझे। डिविडेंड नहीं लेना है क्योंकि ये है नॉट डिक्लेयर्ड। एग्जाम में आप लोग हड़बड़ी हड़बड़ी में कर दोगे, अब याद रहेगा। P1 प्लस में D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई, ठीक है। इसमें डिविडेंड इज डिक्लेयर, तब आपको डिविडेंड का अमाउंट लेना है। भैया P1 नहीं पता, लेकिन 2 रुपया डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 15%, तो आप ये देखना P1 आपका आएगा 136। ये तो आपका हो गया पहला स्टेप। ये चेक करने के बाद ना आप चेक कर लेना, भैया जब मेरी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो मेरे शेयर होल्डर के पास 138 का सामान जाता है और डिविडेंड कुछ है नहीं। जब मेरी कंपनी डिविडेंड देती है तो मेरे शेयर होल्डर को 136 का सामान मिला, साथ ही साथ 2 रुपया का डिविडेंड भी तो मिला। मतलब ये बोलो कि ये बोलो, मेरे शेयर होल्डर को 138 रुपया का ही सामान मिला, मेरे शेयर होल्डर को कुछ लॉस नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं भैया, मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट कितने का करना है, शॉर्ट फॉर्म में कोई नहीं लिखेगा। इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी को करना है 1 करोड़ रुपया का। कितने का करना है, 1 करोड़ रुपया का। और मेरी कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बचा हुआ है बताओ तो। भैया मेरी कंपनी के पास प्रॉफिट बचा हुआ है, 50 लाख का प्रॉफिट बचा हुआ है, 50 लाख का प्रॉफिट बचा हुआ है। तो मेरी कंपनी एक्स्ट्रा रुपया कहाँ से लाएगी, बचा कुछ ही 50 लाख कहाँ से लाएगी भैया, कहाँ से लाएगी मतलब नया इक्विटी शेयर इशू कराओ, इक्विटी शेयर इशू कराओ, है ना। इस केस में देख लो, मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है 1 करोड़ रुपया। हाँ, ये टॉपिक था जब डिविडेंड नहीं दे रहे थे, अब ये टॉपिक है जब डिविडेंड दे रहे हैं। और मेरी कंपनी को इक्विटी, मेरी कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बचा है, आप बोल रहे हो भैया मेरी कंपनी के पास प्रॉफिट बचा 50 लाख, मैं बोल रहा हूँ 50 लाख नहीं बचा, 50 लाख में मेरी कंपनी 2-2 रुपया करके डिविडेंड भी तो देगी। कितना शेयर है मेरी कंपनी के पास, ध्यान से देखो, 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर पे 2 रुपया करके 2 लाख का डिविडेंड भी तो देगी। तो मेरी कंपनी के पास पता है प्रॉफिट कितना बचा है, 48 लाख ही बचा है, समझे। अच्छा बचा कुछ ही, जो 52 लाख रुपया चाहिए मेरी कंपनी को, और ये 52 लाख रुपया मेरी कंपनी कहाँ से लाएगी, या इक्विटी शेयर इशू कराएगी, और कहाँ से लाएगी, क्लियर है। तो मैंने बोला कि कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप इशू करोगे, कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप इशू करोगे। आपने बोला भैया देखो मुझे 50 लाख रुपया का जरूरत है, हर एक शेयर का दाम आप ही ने निकाला था 138 करके, 138 करके। तो आपने बोला 50 लाख रुपया का जरूरत है, हर एक शेयर का दाम 138 करके। आपने बोला मेरे को 3623, मैं राउंड ऑफ करके 36232 शेयर इशू करेंगे तो काम हो जाएगा। इसमें बता दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू, कितना इक्विटी शेयर इशू करोगे तो काम हो जाएगा। आपने बोला भैया मुझे 52 लाख रुपया का जरूरत है, 52 लाख, और हर एक शेयर का दाम 136 करके है, आपने ही निकाला था 52 लाख, हर एक शेयर का दाम 136 करके। आपने बोला अगर हम लोग 38235 शेयर इशू करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने बोला आपके पास टोटल शेयर कितना हो गया, मैंने बोला आपके पास टोटल शेयर कितना हो गया। आपने बोला भैया पहले से मेरे पास 1 लाख शेयर है, देखो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ शेयर, पहले से आपके पास 1 लाख शेयर है, अभी आप 36232 शेयर और इशू करोगे तो टोटल आपके पास 1,36,232 शेयर हो गया कि नहीं। इस केस में ही बता दो टोटल शेयर कितना, टोटल शेयर कितना हो गया। आपने बोला भैया 1 लाख शेयर तो पहले से है, और अभी अभी 38235 शेयर और इशू करेंगे तो मेरे पास टोटल 1,38,235 शेयर हो जाएगा, क्लियर है। तो मैंने बोला ये शेयर का वैल्यू क्या, मैंने बोला इस शेयर का वैल्यू क्या। आपने बोला सिंपल सा बात भैया सुनो, 1,36,232 शेयर है मेरे पास, और हर एक शेयर का दाम आप ही ने कैलकुलेट किया था 138 करके, 138 करके। तो टोटल आपके शेयर का वैल्यू क्या हो गया बताओ भैया, 136,232 इंटू में 138, टोटल आपका वैल्यू हो गया 1,68,16 रुपया आ रहा है, ठीक है। अच्छा इस केस में आपका शेयर का वैल्यू बता दो, शेयर का वैल्यू बता दो। आपने बोला भैया मेरे पास टोटल शेयर हो गया 138,235, हाँ, और हर एक शेयर का प्राइस आप ही ने कैलकुलेट किया था 136 करके, 136 करके आप ही ने कैलकुलेट किया था। तो मेरा टोटल वैल्यू क्या हो गया 138,235, 235 इंटू में 136, 1 करोड़
87,99,960, ठीक है। अच्छा भैया दोनों में कंपेयर करो तो कितने का डिफरेंस है? माइनस में 1,88,00,000। आप देख पा रहे हो 56 रुपया का खाली डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 56 रुपया का डिफरेंस है। और 56 रुपया का भी डिफरेंस आप समझ रहे हो क्या है? तो देखो कितना टाइम हमें लगा, है ना। मोदी गिलानी जी का सम्स हो गया भैया, मतलब डिफरेंस कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स में शेयर लिखा था, इसीलिए। क्लियर है? तो मुझसे क्या पूछा था? टोटल नंबर ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टोटल नंबर ऑफ शेयर ये हो जाएगा, इतना इतना हो जाएगा। और मुझसे पूछा था मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का मार्केट वैल्यू ये और ये हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप पूरा याद रखना। अच्छा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता वैल्यू ऑफ फर्म बताओ, वैल्यू ऑफ फर्म बताओ, तो क्या हम वैल्यू ऑफ फर्म कर पाते? हाँ भैया वैल्यू ऑफ फर्म कर लेते। शेयर का वैल्यू में से आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐड करो प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई 1+k, ये कर लेते तो आपका फर्म का वैल्यू भी निकल जाता। क्लियर है? तो ये हो गया आपका मोदी गिलानी जी का सम्स। देखो 5 नंबर का दिया है, कितना ईजी है। क्लियर? ये हम लोग का जून 25। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग के टाइम भी दे दे, देना ही चाहिए, इजी सम्स है। देखो लास्ट टाइम डिविडेंड डिसीजन से क्वेश्चन नहीं आया था, तो आपके टाइम आने का पूरा पूरी चांसेस है एक मोदी गिलानी का। क्लियर है? तो यहाँ तक देख लो हम लोग पूरा मोदी गिलानी का अपना कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। मोदी गिलानी का हम लोग का कॉन्सेप्ट हो चुका है डिविडेंड का। ठीक है, समझ गए? इसके बाद एक और स्टेप है वैल्यू ऑफ फर्म, निकाल लोगे वैल्यू ऑफ फर्म। तो अब मैं और मोदी गिलानी में मैं नहीं जा रहा हूँ, एकदम ईजी है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं भैया वॉल्टर में। देखो पूरे डिविडेंड के चैप्टर में मैंने बोला था दो ही बातें निकल के आती हैं, एक बोलता है कि इरेलीवेंट है, दो या मत दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो था हम लोग का मोदी गिलानी की, जो कि हम लोग करके भी देखे कि आपको देना है मत दो, शेयर होल्डर का फर्म वेल्थ में या और मेरे वैल्यू ऑफ द फर्म में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं भैया डिविडेंड देना नहीं देना इज द इंपॉर्टेंट डिसीजन, आपको सोच समझ के देना होगा, क्योंकि इससे मेरे शेयर के प्राइस में अफेक्ट पड़ता है। और ये पहला बात कौन बोलता है? वॉल्टर बोलता है। पहला बात कौन बोलता है भैया? वॉल्टर बोलता है। वॉल्टर बोलता है नहीं, डिविडेंड देना नहीं देना एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि मेरे शेयर के प्राइस में अफेक्ट तो पड़ता है। और पता है भैया जब भी वॉल्टर बोलता है ना, तो वॉल्टर बोलता है कि आप ना खाली रिलेशनशिप आर और के ई में देखो। वॉल्टर बोलता है आप खाली रिलेशनशिप किस में देखोगे? आर और के ई में। भैया आर और के ई क्या हो गया? के ई का मतलब हो गया, के ई का मतलब क्या हो गया? मेरे शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन। के ई का मतलब क्या हो गया? मेरे शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन, जिसको आप क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज से देखोगे। वर्ड देखोगे कैपिटलाइजेशन रेट, फिर आप वर्ड देखोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। एक्चुअल में के ई क्या होता है? मेरे शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन। और आर मतलब क्या हो गया? आपने एक्चुअल रिटर्न कितना दिया। आर मतलब हो गया आपने एक्चुअल में रिटर्न कितना दिया। के ई मतलब मेरे शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन। वॉल्टर का फॉर्मूला क्या बोलता है कि नहीं भैया थ्योरी ऑफ रेलिवेंस, डिविडेंड देना ना देना एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, सोच समझ के दो, क्योंकि इससे आपके शेयर के प्राइस में अफेक्ट पड़ता है। तो वॉल्टर जी क्या बोलते हैं कि आर और के ई में आप रिलेशन देखो। आर और के ई में, के ई का मतलब हो गया शेयर होल्डर आपसे कितना चाहते हैं, आर का मतलब हो गया आपने कितना कमा के दिया, है ना। वॉल्टर बोलते हैं आर और के ई में। वॉल्टर जी का कहना है शेयर होल्डर आपसे चाहते हैं 10%, आपने उनको 12% कमा के दिया है। के ई मतलब शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन, मैं ऊपर में लिख देता हूँ शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन। और भैया आर का मतलब हो गया एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न। तो वॉल्टर जी कहते हैं कि भाई शेयर होल्डर तो तुम्हारे कंपनी से 10% का ही एक्सपेक्टेशन लगा के रखे थे, तुम तो उसको 12% का दे दिए रिटर्न, तो और तुमको डिविडेंड देने का जरूरत नहीं है। 0% का तुमको डिविडेंड देना है। डिविडेंड देना है क्या नहीं देना है? अगर मेरा बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा शेयर का प्राइस में इफेक्ट पड़ेगा। वॉल्टर जी कहते हैं शेयर होल्डर तुमसे 10% का उम्मीद लगा के रखे थे, तुमने शेयर होल्डर को 8% कमा के दिया, तो जितना कमाए 100% डिविडेंड बांट दो, कोई 90% नहीं, कोई 95% नहीं, जितना कमाए पूरा पूरी डिविडेंड बांट दो। वॉल्टर जी कहते हैं शेयर होल्डर आपसे 10% का उम्मीद लगा करके रखे थे, आपने 10% कमा के दिया, आपके ऊपर है डिविडेंड नहीं देना, देना नहीं देना आपके ऊपर है, देना है दो, नहीं देना है मत दो, शेयर के प्राइस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ये 3 मंत्र वॉल्टर जी बोलते हैं, अगर वॉल्टर जी का हम लोग ये 3 मंत्र अगर हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग का काम हो जाता है।
वॉल्टर जी क्या बोले, नहीं भैया डिविडेंड देना ना देना ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मेरे शेयर के प्राइस को अफेक्ट पड़ता है, इसलिए वॉल्टर बोलते हैं कि आर और के ई में रिलेशन देखो। वॉल्टर हमेशा क्या बोलते हैं, किस में रिलेशन देखो भैया, आर के ई, आर के ई, आर के ई। के ई मतलब शेयर होल्डर का उम्मीद, आर मतलब एक्चुअल रिटर्न। वॉल्टर बोलते हैं शेयर होल्डर ने तुमसे 10% का उम्मीद लगा के रखा था, तुमने तो उसको 12% दे दिया, है ना, तो भैया तुमको 1 रुपया का भी डिविडेंड नहीं देना। क्या भैया 5% का भी नहीं दे सकते? देखो कोई लॉ नहीं है, कोई ये लॉ थोड़ी पढ़ रहे हैं कि नहीं देना ही नहीं है, अरे देना है दो, लेकिन वॉल्टर का बात सुनो, नहीं दोगे तो तुम्हारा शेयर का प्राइस में इफेक्ट पड़ेगा, मत दो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। फिर भी तुम जबरदस्ती दे रहे हो, देखो रीजन रियलिटी में तो देना नहीं चाहिए, वॉल्टर जी ने कुछ गलत बोला, भाई तुम उसको उम्मीद से ज्यादा कमा के दे दिए, तो और क्यों डिविडेंड दोगे, रखो ना डिविडेंड, अपने बिजनेस में ग्रो करो। फिर भी तुम अगर दे रहे हो तो तुम अपना फालतू में फंड खर्चा कर रहे हो, तुम्हारा शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। वॉल्टर बोलते हैं शेयर होल्डर 10 का उम्मीद लगा के रखे थे और तुम तो उसका उम्मीद मतलब नीड्स को फुलफिल ही नहीं कर पाए। 100% डिविडेंड दो, जितना कमाए हो पूरा पूरी डिविडेंड दो। क्या भैया हम लोग कम नहीं दे सकते? अरे कम दे सकते हो, ये कोई लॉ नहीं है, बस एक थ्योरी है कि ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा वॉल्टर बोलते हैं शेयर होल्डर जितना चाहते थे तुमने उतना ही दिया, तो देना है दो, नहीं देना मत दो, समझे। तो वॉल्टर जी बोलते हैं शेयर होल्डर की उम्मीद से जो ज़्यादा दे देता है, ऐसे फर्म को हम लोग ग्रोथ फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ फर्म बोलते हैं। जो शेयर होल्डर की उम्मीद से कम रिटर्न दिया, ऐसे फर्म को डिक्लाइनिंग फर्म बोलते हैं, डिक्लाइनिंग फर्म। और जो शेयर होल्डर जितना चाहता था उतना ही दे दिया, ऐसे फर्म को नॉर्मल फर्म बोला जाता है। क्लियर है? तो वॉल्टर बोलते हैं भैया 3 भाग में बांटो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉल्टर देयर आर 3 टाइप ऑफ फर्म। भैया ग्रोथ फर्म कौन होता है? जो शेयर होल्डर की उम्मीद से ज़्यादा दे दिया, है ना, ऐसे को क्या देना पड़ता है, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना, 0, 1 रुपया का डिविडेंड नहीं देना। डिक्लाइनिंग फर्म किसको बोलते हैं? जो शेयर होल्डर की उम्मीद को फुलफिल नहीं कर पाया, ऐसे को क्या करना है, 100% डिविडेंड देना है। अच्छा नॉर्मल फर्म क्या होता है? जिसका आर और के ही बराबर है, तो बोलता है नो ऑप्टिमम पे आउट डिविडेंड सजेस्ट, है ना, इसमें वॉल्टर जी ने कुछ सजेस्ट ही नहीं किया, देना है दो, नहीं देना मत दो, आपका शेयर का प्राइस ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो बताओ, पहले हम लोग ये वॉल्टर का बात समझ पाए। अच्छा वॉल्टर जी का बात समझने के बाद, वॉल्टर जी का फॉर्मूला होता है P0 इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई, ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। क्या बोला? P0 इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई, ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। ये फॉर्मूला का भी हम लोग इंटरप्रिटेशन बहुत लंबा समझे थे कि फॉर्मूला भैया आया कहाँ से, नहीं आया, अभी हम लोग उस वो बात नहीं करते हैं। मेरा बात समझो, P0 मतलब क्या हो गया भैया, करेंट मार्केट प्राइस, डी मतलब पर शेयर का डिविडेंड, ई मतलब अर्निंग, मेरी कंपनी कितना रुपया अर्निंग की है। एक्चुअली जब भी हम लोग अब डिविडेंड देंगे, हम लोग अर्निंग से ही तो कंपेयर करेंगे ना, कि भैया मेरी कंपनी 5 रुपया का अगर अर्निंग की है, तो वॉल्टर के हिसाब से 0% डिविडेंड देना चाहिए या 100। अगर आप वॉल्टर का चीज़ नोटिस किए होगे, तो वॉल्टर ने बीच का बात ही नहीं बोला, वो बोलता है कि आइदर 0% डिविडेंड दो, आइदर 100% दो। वॉल्टर क्या बोलता है, आइदर जीरो, आइदर मत ही दो, और देना है तो 100% दो, और वो भी कब देना है ये हम लोग देख लिए। तो भैया ई मतलब अर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप कमाओगे उसी में से तो डिविडेंड दोगे ना, मेरा बात समझो। ई मतलब अर्निंग, जो कमाओगे उसी में से डिविडेंड दोगे। क्लियर है? तो मेरी कंपनी अगर 5 रुपया का अर्निंग कमा रही है तो उसी में से डिविडेंड देगी। तो ये हमारा वॉल्टर का फॉर्मूला है। एक बार आओ, एक बार हम लोग ना पास्ट टर्म का ही पेपर में से करेंगे। पास्ट टर्म के पेपर में आपका वॉल्टर पूछा गया। इसमें गॉर्डन भी पूछ दिया है। नहीं दिया, एक ही बार दिया, वॉल्टर और गॉर्डन एक साथ दे दिया। कोई बात नहीं, हम लोग जो अपना पास्ट ईयर का करते, हम लोग जो अपने क्लास में करते थे, मैं आप लोग को उसी से दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने सोचा अगर दिया रहता तो हम लोग इसमें से प्रैक्टिस कर लेते, ठीक है। ठीक है, तो ये वॉल्टर का फॉर्मूला समझ आया, P0 इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई, ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। ये हो गया मेरे वॉल्टर जी का फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्टर जी का फॉर्मूला, इसमें भी भैया क्रिटिसिज्म था, वो तो हर ही जगह रहता है। 8 नंबर में आओ, 8 नंबर में, ठीक है। देखो,
तो बोलता है द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी आर 16। मेरी कंपनी का अर्निंग कितना है 16 रुपया। भैया ई का डेटा दे दिया है ना, ई दे दिया मुझे, ई दे दिया 16। बोलता है द मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट यानी कैपिटलाइजेशन रेट टू द कंपनी इज 12.5%। अब देखो आपको क्वेश्चन समझना है, यहाँ कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया, अच्छा किया, नहीं तो आप कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं मार्केट रेट। भैया मार्केट रेट मतलब मार्केट में कितना उम्मीद लगा के रखे हैं, यानी ये मुझे के ई दे दिया 12.5% का। ठीक है, ठीक है। बोलता है रिटेन्ड अर्निंग कैन बी एम्प्लॉयड टू यील्ड अ रिटर्न ऑफ 10%। बोलता है एक्चुअल में मेरी कंपनी रिटर्न कमा के देती है 10%। समझे? तो वॉल्टर जी का फॉर्मूला समझो, आपका आर ना कम है के ई से, तो इस केस में आपको डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भैया मेरे को डिविडेंड देना चाहिए, वो भी 100%। क्यों 100% डिविडेंड देना चाहिए समझो पहले, इतना डेटा देख के आप पहले समझो। भैया के ई शेयर होल्डर लोग उम्मीद लगा के रखे हैं 12.5% का, आप कमा के देते हो 10%, कम कमा के दिए 100% डिविडेंड बांटो। फिर भी बोलता है मेरी कंपनी कंसीडर करती है कि अगर मेरी कंपनी 25% पे करे, 50 पे करे, 75। अब यह क्वेश्चन अगर हमें ऑर्डर देगा तो क्वेश्चन का हमें बात सुनना है। तो एक बार आप करोगे अगर मेरी कंपनी 25% डिविडेंड देती है, एक बार आप करोगे अगर मेरी कंपनी 50% डिविडेंड देती है, एक बार आप करोगे अगर मेरी कंपनी 75% डिविडेंड देती है। तो बताओ किसमें मेरे शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा? भैया मैं तो बोलता हूँ मेरी कंपनी 75% डिविडेंड दे, उसी में मैक्सिमाइज होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्टर के हिसाब से तो आपको 100% डिविडेंड देना था। जितना कम डिविडेंड दोगे आपका नुकसान, जितना ज़्यादा डिविडेंड दोगे उतना अच्छा, क्योंकि आपने शेयर होल्डर की उम्मीद को फुलफिल नहीं कर पाए। तो आपको समझ लिया, आपको सम्स 3 बार करना है, एक बार डिविडेंड 25, एक बार 50, एक बार 75। तो अगर मेरी कंपनी 25% डिविडेंड देती है, अगर मेरी कंपनी 50% डिविडेंड देती है, अगर मेरी कंपनी 75% डिविडेंड देती है, फॉर्मूला तीनों में लगाना है। लगाने के बाद देखो, अगर मेरी कंपनी डिविडेंड 25% देती है, मैंने अर्निंग कमाया था 16 रुपया, मैंने कितना अर्निंग कमाया था 16, तो 16 का 25% कितना होता है? तो भैया यहाँ जब हम लोग डी लिखेंगे, डी के जगह हम लोग 4 लिखेंगे, समझे? डी के जगह 4 लिखेंगे, और आर और के ई मुझे सब पता है, तो मेरा अभी का प्राइस आ जाएगा। जब मेरी कंपनी 50% डिविडेंड देती है, डिविडेंड कहाँ से देंगे? अर्निंग में से। 16 कमाया, 50% डिविडेंड दिया, 8 रुपया का डिविडेंड दिया, डी के जगह 8 लिखेंगे। ठीक है, हो गया, प्राइस आ गया। जब मेरी कंपनी 75% डिविडेंड देती है, आ गया। बताओ मुझसे क्या पूछा था? मुझसे क्या पूछा था? तीनों में मेरा क्या आ गया? करेंट मार्केट प्राइस पीओ, है ना, करेंट मार्केट प्राइस आ गया। मुझसे क्या पूछा था? बताओ इसमें से कौन सा मेरे शेयर होल्डर का वेल्थ को बढ़ाएगा? तो आप समझ लो 121 रुपया ज़्यादा है। अगर मेरी कंपनी 75% डिविडेंड देती है तो उससे मेरा शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा। और लेकिन ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे। क्यों भैया? क्योंकि वॉल्टर के हिसाब से तो आपको 100% डिविडेंड देना था, लेकिन आप वॉल्टर का बात नहीं सुन रहे हो, मत सुनो। लेकिन ठीक है, जितना कम डिविडेंड दोगे उतना आपका लॉस है, जितना ज़्यादा दोगे उतना अच्छा है। तो 75% में ही देख लो शेयर का प्राइस ज़्यादा हो रहा है। और वॉल्टर ने फुलफिल किया कि नहीं? वॉल्टर का फॉर्मूला अप्रूव हो रहा है कि नहीं भैया डिविडेंड देना नहीं देना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शेयर के प्राइस में तो अफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बताओ, पड़ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन देख के पहले आपको पता कर लेना ये मेरा ग्रोथ फर्म है कि डिक्लाइनिंग फर्म है। जैसे मेरे इस केस में डिक्लाइनिंग फर्म था। ठीक है, इसे आप क्वेश्चन देखते ही आप अंदाजा लगा लोगे। 11 नंबर में आओ। बोलता है द अर्निंग ऑफ द कंपनी आर 20। भैया अर्निंग कमाती है 20। कैपिटलाइजेशन रेट यानी शेयर होल्डर को उम्मीद है 15% का। अच्छा, बोलता है मेरी कंपनी रिटर्न कमा के देती है 18। भैया शेयर होल्डर 15% उम्मीद लगा के रखे थे, आपने 18% कमा के दे दिया। आपको तो 1 रुपया का डिविडेंड नहीं देना चाहिए, उम्मीद से ज़्यादा दे दिया। अच्छा, 1 रुपया का भी डिविडेंड नहीं देना चाहिए, फिर भी मेरी कंपनी सोच रही है मैं 25% डिविडेंड दे दूँ, 50 दे दूँ, 75% दे दूँ। भैया बताओ किस में से मेरे शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा? मैं बोलता हूँ भैया हिसाब से तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए, फिर भी जिद करके दे रहे हो। ज़्यादा दोगे तो लॉस है, कम दोगे तो प्रॉफिट है। 25% में ही मेरे शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। देख लो पूरा आंसर करके हमने प्रूव भी किया, है ना। फॉर्मूला वही लगाना है बस, जो फॉर्मूला है नॉर्मल फॉर्मूला, और कुछ नहीं। बस डिविडेंड का अमाउंट चेंज होता जाएगा। अर्निंग कमाया पहले 20, 20 का 25% डिविडेंड यानी 5 रुपया। भैया 20 का 50% डिविडेंड यानी 10 रुपया। 20 का 75% डिविडेंड यानी 15। अब भैया 20, 25, 50, 75 क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन ही ने बोला था कि कंपनी, अगर मेरी कंपनी सोच रही है 25% डिविडेंड देने का, 50% डिविडेंड का, 75% डिविडेंड का, बताओ किस में मैक्सिमाइज होगा? थोड़ी पढ़ते पढ़ते ही हम लोगों ने बता दिया कि नहीं 25% में मेरा शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। क्यों? क्योंकि हिसाब से तो आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, फिर भी आप जीत करके दे रहे हो, तो जितना कम दोगे उतना अच्छा है। ठीक है, क्लियर है? ये मुझे बोलता है 10 नंबर,
बोलता है मेरी कंपनी अर्निंग कमाती है 10 रुपया का, कैपिटलाइज है 20, मतलब शेयर होल्डर का उम्मीद है ना, कैपिटलाइज बोल दिया ना, कैपिटलाइजेशन रेट, और एक्चुअली मेरी कंपनी रिटर्न देती है 25, तो भैया आपको तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए, शेयर होल्डर के उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न दे दिया, शेयर होल्डर के उम्मीद से आपने ज़्यादा रिटर्न दे दिया। बोलता डिटरमाइन द प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग वॉल्टर मॉडल, तो भैया वॉल्टर के हिसाब से लगा दो। लेकिन भैया डिविडेंड कहाँ दिया है, आप बोलोगे भैया डिविडेंड कहाँ दिया है, तो देखो ना डिविडेंड आपको नहीं दिया, वॉल्टर का फॉर्मूला लगाने बोला ना, तो वॉल्टर के हिसाब से डिविडेंड को जगह जीरो लगा दो। क्यों भैया डिविडेंड जीरो लगाऊं, क्योंकि आपने शेयर होल्डर की उम्मीद से, शेयर होल्डर तो 20 का उम्मीद लगा के रखे थे, आपने उनको 25% रिटर्न दे दिया, तो वॉल्टर के हिसाब से इस केस में तो 0 रुपया डिविडेंड देना चाहिए। देखो मैंने लिखाया भी था, एज आर इज मोर देन के ई देन दिस इज ग्रोथ फर्म, ऑप्टिमम डिविडेंड आपको 0 देना चाहिए, 0% का, तो इसलिए मैंने डी के जगह 0 लिखा, लो शेयर का प्राइस निकाल दिया। क्लियर? हम्म, क्लियर? 13 नंबर में आओ, 13। बोलता है ए आर कंपनी अर्न करती है 5 रुपया, भैया अर्निंग है 5 रुपया का। बोलता है रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन यानी के ई है 10 रुपया का, के ई मतलब शेयर होल्डर का उम्मीद, और रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल में मेरी कंपनी रिटर्न देती है 18% का। तो भैया इतना सा डेटा मुझे पढ़ के समझ आ रहा है, मेरी कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए 0 रुपया का। क्यों डिविडेंड देना चाहिए 0 रुपया का, क्योंकि भैया मेरी कंपनी ग्रोथ फर्म है, रिटर्न के ई से शेयर होल्डर की उम्मीद से ज़्यादा कमा के दी है, ग्रोथ फर्म है। बोलता है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर फॉर्मूला व्हाट शुड बी द प्राइस, क्या प्राइस होगा अगर मेरी कंपनी 25% का डिविडेंड देती है। लेकिन भैया मेरी कंपनी को तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए, फिर भी मेरी कंपनी दे रही है, तो आप फॉर्मूला लगाओ ना। क्या था फॉर्मूला, पी इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई, ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई, है ना। भैया डिविडेंड कितना का दे रही है, भैया अर्निंग की 5 रुपया का 25% का डिविडेंड दे रही है, तो 5 का 25% कितना होता है भैया, 1.25 का डिविडेंड देगी, है ना। कोई डिविडेंड की जगह 25% मत लिख देना, अर्निंग करती है उसका 25%, यानी 1 रुपया 25 पैसा का डिविडेंड है। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे हो। आर कितना है भैया 18%, क्या मैं 18% को 0.18 लिख सकता हूँ। अच्छा के ई कितना है 10, क्या मैं 10% को 0.10 लिख सकता हूँ। अच्छा अर्निंग करती है 5 रुपया का, 1.25 का डिविडेंड देती है, फुल डिवाइडेड के ई, क्या मैं के ई की जगह 0.1 लिख सकता हूँ। अब चलो एक बार में इसको मैं कैसे सॉल्व कराता हूँ, मैं बोलता हूँ पहले भीतर का सॉल्व करो, ब्रैकेट चलो, 5 माइनस में 1.25 जो आया, इंटू में करो 0.18, डिवाइडेड में करो 0.10 जो आया, प्लस में करो 1.25, सॉरी 5 माइनस में 1.25 इंटू में 0.18 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस में 1.25 जो आया 8 आया, डिवाइडेड बाई 0.1, 80 रुपया आ गया। तो आज का प्राइस कितना आ गया 80। मुझसे क्या पूछा था कि क्या होगा मेरे शेयर का प्राइस, तो भैया बता दिया। फिर मुझसे पूछता है इज दिस द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, क्या ये ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है, तो हम लोग को लिखना है नहीं भैया ऑप्टिमम है ही नहीं, वॉल्टर कब से बोल दिया 25%, वॉल्टर के हिसाब से 0 होना चाहिए, समझे। देखो हो गया, नो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर दिस इज नॉट द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, इन दिस केस दिस इज ग्रोथ फर्म, क्योंकि आर के ई से ज़्यादा है, सो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0%, मेरी कंपनी को तो डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी मेरी कंपनी जीत करके दे रही है। क्लियर? क्लियर? तो देखो इतना अगर आप करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है, आराम से आपका वॉल्टर वाला काम भी खत्म। मोदी गिलानी सीख लिया, मोदी गिलानी बोल रहा था भैया डिविडेंड दो मत दो एक ही बात है, वॉल्टर बोल रहा था नहीं भाई दोगे नहीं दोगे, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, सोच समझ के आपके शेयर के प्राइस में अफेक्ट होता है। और वॉल्टर के हिसाब से हम लोग 3 टाइप का फर्म बांट लिए, ग्रोथ फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म, नॉर्मल फर्म। ग्रोथ फर्म मतलब जिसने शेयर होल्डर की उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न कमा के दे दिया, आपको डिविडेंड नहीं देना है। डिक्लाइनिंग फर्म मतलब जिसने शेयर होल्डर की उम्मीदें खड़ा नहीं हो पाए, आपको 100% डिविडेंड दे देना है। नॉर्मल फर्म मतलब शेयर होल्डर जितना उम्मीद लगा के रखे थे उतना ही रिटर्न दे दिया, आपके ऊपर है, देना है दो, नहीं देना है मत दो, जो करना है करो। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन 2 टाइप का आता है। एक क्वेश्चन में ना आपको ऑर्डर दे देता है, जैसा हमने देखा कि मेरी कंपनी 25% डिविडेंड देना चाहती है, 25 देना चाहती है, इतना देना चाहती है, तो दे दो। एक में होता है कि आपसे पूछता है व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम, आपसे पूछता है इज दिस द ऑप्टिमम, क्या ऑप्टिमम है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, तो हम लोग को बोलना है नहीं भैया अकॉर्डिंग टू वॉल्टर ये ऑप्टिमम है ही नहीं, तब हम लोग को वॉल्टर का थ्योरी से आंसर देना है कि नहीं ग्रोथ में हमने पढ़ा था ये, डिक्लाइनिंग फॉर्म में पढ़ा था ये, उसके अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वॉल्टर का काम खत्म। अब आते हैं हम लोग का भैया गॉर्डन। देखो वॉल्टर के साथ साथ गॉर्डन जी भी यही बोले, वॉल्टर के साथ साथ गॉर्डन जी भी यही बोले कि डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट द प्राइस ऑफ द शेयर।
है ना? खाली मोदी गिलानी जी बोले कि नहीं, इर्रेलेवेंट चीज़ है, शेयर के प्राइस में अफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन गॉर्डन जी भी क्या बोले कि नहीं, शेयर के प्राइस में अफ़ेक्ट तो पड़ता है। और पता है, जब हम लोग गॉर्डन पढ़ते हैं ना, गॉर्डन भी वही 3 बात करते हैं, ग्रोथ फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म, नॉर्मल फर्म। गॉर्डन जी भी यही बात बोलते हैं, ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म। ग्रोथ फर्म मतलब जिसने शेयर होल्डर की उम्मीद से ज़्यादा कमा दिया, गॉर्डन बोलते हैं डिविडेंड मत दो। डिक्लाइनिंग फर्म मतलब जो शेयर होल्डर की उम्मीद से कम रिटर्न कमा के दिए, गॉर्डन जी बोलते हैं 100% डिविडेंड दो। नॉर्मल फर्म मतलब जो आर और के ही बराबर है, गॉर्डन बोलते हैं आपको जो करना है करो। मतलब सेम टू सेम वॉल्टर का कॉपी पेस्ट बात किसने किया? गॉर्डन ने किया। वॉल्टर का कॉपी पेस्ट बात किसने किया? गॉर्डन जी ने किया। मैं वॉल्टर वॉल्टर बोल रहा हूँ, वॉल्टर जी, सॉरी 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 सॉरी। वॉल्टर जी का मतलब वॉल्टर जी का सेम टू सेम बात किसने किया? गॉर्डन जी ने किया। ठीक है, क्लियर है, सेम टू सेम। बस दोनों का क्या फॉर्मूला में अंतर है। हाँ, फॉर्मूला में अंतर है। गॉर्डन जी का फॉर्मूला क्या होता है? पी जीरो। गॉर्डन जी बोलते हैं आज आपको आज का पी जीरो निकालना है ना, तो पहले आप आज का डिविडेंड लो, ब्रैकेट में 1 + जी करो, होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी करो, होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। अच्छा, जी मतलब क्या होता है? ग्रोथ। जी मतलब क्या होता है भैया? ग्रोथ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जी मतलब क्या होता है? ग्रोथ। अच्छा सॉरी, ये तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, गॉर्डन डिवाइस पढ़ रहे थे, अभी ये पढ़ लो। वही मैं बोलूँ, अभी कहाँ से आ गए? ठीक है, पहले ये बात समझो, तो डिविडेंड इसे अफेक्ट द प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, वो गॉर्डन जी भी सेम बात ही बोले। अब गॉर्डन जी का पता है दो फॉर्मूला, एक नॉर्मल फॉर्मूला, एक रिवाइज फॉर्मूला, दोनों का भी यूज होगा, हम लोग देखते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला क्या बोलता है? अर्निंग, ब्रैकेट में 1 - बी का मतलब रिटेंशन, बी का मतलब रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन मतलब समझ रहे हो, कितना रख लिए भैया, मेरी कंपनी अर्निंग कमाएगी, अर्निंग में से कुछ रख लेगी, मतलब ऊपर में डिविडेंड का ही बात कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो। समझ रहे हो? ई 1 - बी, अर्निंग कमाई 5 रुपया का, 60% रख ली, यानी 40% का डिविडेंड दे दी, है ना? और नीचे होता है के ई माइनस बी आर। बी आर क्या होता है? बी मतलब रिटेंशन रेशियो, आर मतलब आपने कितना रिटर्न दिया। जब बी और आर एक साथ मिल जाता है तो इसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। जब बी और आर एक साथ मिल जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा गॉर्डन जी का फॉर्मूला क्या बना? पी जीरो इक्वल टू मेरी कंपनी अर्निंग कमाएगी, अर्निंग में से कुछ भाग रख लेगी, 1 - बी, होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस कितना रखी है उसमें रिटर्न कितना। जब बी और आर साथ में मिल जाता है इसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, के ई माइनस बी आर, बस इतना सा फॉर्मूला लगाओगे तो मेरा गॉर्डन जी का काम हो जाएगा। ठीक है, गॉर्डन जी का काम हो जाएगा। ठीक है, अभी आप गॉर्डन जी का भी क्या है ना, एक रिवाइज फार्मूला है। रिवाइज फार्मूला वो क्या बोलता है? रिवाइज फार्मूला क्या बोलता है? दोनों सेम ही है। पुराना फार्मूला देखो भैया, पुराना फार्मूला क्या था? अर्निंग 1 - बी, होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर, है ना? यही था ना? वहाँ याद है बी आर की जगह मैं बी आर का मतलब आपको ग्रोथ ही बोलता था, तो के ई माइनस जी सेम ही है। अच्छा, अर्निंग में से मेरी कंपनी जो भाग रख लेगी वो तो हटा दिए। अर्निंग में से क्या होगा? दो ही चीज़ तो होगा, कुछ रखोगे, कुछ डिविडेंड दे दोगे। तो भैया अर्निंग में से आप रखने वाला पार्ट हटा दिए, तो ऊपर में तो डिविडेंड का ही बात हुआ। तो बस गॉर्डन जी का रिवाइज फॉर्मूला भी सेम ही है। बस क्या है? डी जीरो, ब्रैकेट में 1 + जी, होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। अब यह कौन सा फॉर्मूला मुझे कब लगाना है? अगर ग्रोथ का डेटा आपको डायरेक्ट दे दिया तब तो आप गॉर्डन का रिवाइज फॉर्मूला लगा दो। अगर ग्रोथ का डेटा आपको डायरेक्ट नहीं दिया, आपको रिटेंशन रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बी वगैरह का डेटा दे दिया, तब तो आप ये लगाओ। समझे? मेरा बात समझ रहे हो? हाँ, और गॉर्डन जी का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, कब डिविडेंड देना है, कब नहीं देना है। अगर आर के ई से ज़्यादा है तब तो हाँ मत ही दो, अगर आर के ई से कम है 100% दे दो, आर के ई के बराबर है, देना है दो, नहीं देना मत दो, जो करना है करो। समझे? बात है दोनों फॉर्मूला मुझे कब लगाना है। एक फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे भैया? अर्निंग 1 - बी, होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर। और एक फॉर्मूला हम लोग क्या दिखे भैया? डी जीरो 1 + जी, होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। दोनों में आप देख रहे हो, अगर मेरे को ग्रोथ का डेटा डायरेक्ट दे देगा तब तो आप ये वाला फॉर्मूला से आप लगा सकते हो गॉर्डन। मुझे ग्रोथ का डेटा नहीं दिया, मुझे रिटेंशन रेशियो ये सब का नौटंकी कर रहा है ना, कि कितना कंपनी रखी है, कितना नहीं रखी है, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। समझ गए? देख लो, दोनों फॉर्मूला है गॉर्डन जी का। क्लियर है? आओ चलो 15 नंबर हम लोग देख लेते हैं एक बार। पहले 17 देख लेते हैं। 17 नंबर देखो, बोलता है द फॉलोइंग फिगर आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, नेट प्रॉफिट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, क्या दे दिया भैया? क्या दे दिया? और के ही दे दिया।
बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल। बोलता है भैया गॉर्डन मॉडल के हिसाब से हमें करना है, ठीक है, हमें गॉर्डन मॉडल के हिसाब से निकालना है। अच्छा भैया तो लेकिन मुझे गॉर्डन का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहला वाला फॉर्मूला लगाना है कि दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है? भैया पहला वाला फॉर्मूला तो रिटेंशन रेशियो ये सब का बात करता था, दूसरे वाले फॉर्मूला में जी जी ग्रोथ था। भैया मेरे क्वेश्चन में तो ग्रोथ है नहीं, लेकिन भैया रिटेंशन रेशियो भी कहाँ है? वो तो जब मेरी कंपनी डिविडेंड देती है 25%, 50%, 100%। अगर मेरी कंपनी 25 का डिविडेंड देती है तो मेरी कंपनी 75% का रिटेन, पी मतलब रिटेंशन रेशियो। मेरी कंपनी 50% डिविडेंड देती है तो बचा 50 रख लेती है, और अगर मेरी कंपनी 100% डिविडेंड देती है तो 0% रखती है। मुझे बी का डेटा दे दिया तो इसमें मेरा ये वाला फॉर्मूला फिट होगा, होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर। अर्निंग मुझे दिया भैया, अर्निंग निकालते हैं। बी दे दिया, बी का डेटा निकाल लिया मैंने। के ई मुझे पता है, अच्छा बी मुझे पता है और आर पता है, बस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बताओ, इतना हमें समझ आ गया, तो कौन सा फॉर्मूला हमें हमारे पास लगेगा? अब भैया मेरा सबसे बड़ा चैलेंजेस है अर्निंग कहाँ दिया, अर्निंग। तो आप देखो, आप इक्विटी शेयर का चैप्टर पढ़ रहे हो डिविडेंड के केस में, हाँ। तो अर्निंग क्या होता है आप जानते हो, पूरा एफएम पढ़ लिए। भैया नेट प्रॉफिट में से जब हम लोग प्रेफरेंस वाले को दे देंगे उसके बाद ना मेरा अर्निंग होगा। बात समझो, मेरी कंपनी नेट प्रॉफिट कितना कमा रही है, 30 लाख रुपया। और आपको पता है नेट प्रॉफिट में से पहले हम लोग प्रेफरेंस वाले को देके खत्म करते हैं। भैया 100 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 12% का उन लोग को भी तो डिविडेंड देना है। तो 100 लाख का 12%, भैया 12 लाख वो लोग को देके खत्म करो। अब मेरे हाथों में जो बचा 18 लाख, ये इक्विटी वालों का बचा। ये 18 लाख रुपया अब मेरे को 3 लाख शेयर में बांटना है। ये 18 लाख रुपया मुझे 3 लाख शेयर में बांटना है। तो हर एक शेयर का अर्निंग 6 रुपया करके निकला। बताओ, ये 18 लाख रुपया को मेरे को 3 लाख में बांटना है, हर एक शेयर का अर्निंग 6 रुपया करके निकला। तो भैया मुझे तो डेटा दे ही दिया, देखो 30 लाख का मेरी कंपनी कमाई, 12 लाख का डिविडेंड दिया, 18 लाख। अब मेरे पास इतना इक्विटी शेयर है तो हर एक शेयर का अर्निंग कितना हो गया, ई पता चल गया मुझे 6% का, 6 रुपया का। अब भैया मुझे ई पता है, आर पता है, के ई पता है, तो भैया अब हम लोग निकाल नहीं लेंगे? हाँ, निकाल नहीं लेंगे। बताओ, अगर मेरी कंपनी 25% डिविडेंड देती है, 50 देती है, 100, 25 देती है, 50 देती है, 100, फॉर्मूला लगाओ ई वन माइनस बी। अब देखो अर्निंग तो है 6 रुपया का, भैया मैंने बी में 75 क्यों लिखा? क्योंकि देखो अगर मेरी कंपनी डिविडेंड 25 का देती है तो 75% रख लेती है, 75% यानी कि 0.75। बस देखो सब लगाओगे आ जाएगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें आपका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, तो आप ही समझो। वेल्थ मैक्सिमाइज के लिए आप आर और के ई को कंपेयर करो। भैया अपने शेयर होल्डर के उम्मीद से ज़्यादा कमा के दिया है, तो आपको तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए था, फिर भी दे रहे हो। तो जितना कम डिविडेंड दोगे उसमें आपका रिटर्न अच्छा रहेगा। देखो जितना मेरी कंपनी कम डिविडेंड दे रही है, देखो शेयर का प्राइस ज़्यादा, और जितना ज़्यादा डिविडेंड देगी देखो शेयर का प्राइस एकदम कम। समझे? तो ये हो सकता है हम लोग को ई का डेटा डायरेक्ट ना दे, तो आप लोग ई निकालना सीख लोगे। क्लियर? 18 नंबर में आ जाओ। बोलता है एक्स वाई जेड इज अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 10 लाख, 10 रुपया करके, ठीक है 10 रुपया करके शेयर है। बोला इट डिस्ट्रीब्यूटेड करेंट डिविडेंड ऑफ 20% पर एनम। बोलता है 20 रुपया करके मेरी कंपनी डिविडेंड दी है, तो 10 रुपया का 20, ठीक है देखते हैं। बोलता है एनुअल, हर एक शेयर 10 रुपया करके 20% का डिविडेंड देती है, यानी 2 रुपया का डिविडेंड देती है, ठीक है। अच्छा ग्रोथ रेट मुझे गिवन है भैया, ग्रोथ रेट 2% का, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बताओ तो? भैया मैं फॉर्मूला लगाऊंगा D01 + G होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, है ना। भैया मेरी कंपनी डिविडेंड कितना देती है, 2 रुपया का, ग्रोथ रेट कितना 2% का, है ना। के ई कितना है, के ई बोलता है एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15% का, 15% यानी कि 0.15। और ग्रोथ कितना ग्रोथ था मेरा, 2% का ग्रोथ था ना, तो 0.02। बोलता है आपको मार्केट प्राइस बताओ, हो जाएगा 1 + 2% इंटू में 2, ये तो मेरा ऊपर में हो गया 2.04, नीचे में कितना हो गया 0.15 माइनस में 0.02, 0.13, तो 2.04 डिवाइडेड बाई 0.13 कितना होता है, या 15.69 होता है, 15.692। क्लियर? तो देख लो गॉर्डन का फॉर्मूला आपको कहाँ लगाना है, दो फॉर्मूला सीख लिया, जब वो फॉर्मूला जहाँ बेस्ट फिट हो आप वहाँ लगा दोगे। क्लियर? हम्म, क्लियर। तो यहाँ तक अगर हम लोग कर लिए तो हम लोग एकदम आराम से, हम लोग का एक ठो बढ़िया रिकैप हो गया।
डिवीज़न हो गया। अगर मैं आप लोग को एकदम फॉर्मूला वापस से मैं आप लोग को लिखवाना चाहूँ, तो मोदिग्लियानी जी का फॉर्मूला क्या था? मोदिग्लियानी जी का फॉर्मूला क्या था? वॉल्टर का फॉर्मूला क्या था? और गॉर्डन जी का फॉर्मूला क्या था? गॉर्डन जी का 2 फॉर्मूला था, ठीक है? 2 ठो फॉर्मूला था। तीनों ही फॉर्मूला में हम लोग क्या निकालते हैं भैया? पीओ, आज का प्राइस। और गॉर्डन का दोनों फॉर्मूला में भी हम लोग आज का प्राइस निकालते हैं। ऐसे एक बार रिकैप कर लोगे, ठीक है? भैया मोदिग्लियानी जी का फॉर्मूला था P1 प्लस में D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई। भैया वॉल्टर जी का फॉर्मूला था D प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई, और अगर है ना होल डिवाइडेड बाई के ई। और अगर भैया गॉर्डन जी का हम लोग पहला वाला फॉर्मूला देखें, पहला वाला, तो मेरा क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा था? ई 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर। और अगर भैया दूसरा वाला फॉर्मूला देखें तो D0 1 प्लस जी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। बस ये चारों फॉर्मूला के बेस में आपका हो जाएगा। मोदी गिलानी जी बोल रहे थे, है ना, इरेलीवेंट है, इरेलीवेंट, डिविडेंड देना है दो, नहीं देना है मत दो, इरेलीवेंट है। अच्छा वॉल्टर जी लोग क्या बोल रहे थे कि नहीं डिविडेंड नहीं देना इज़ अ रेलिवेंट बात। सिमिलरली गॉर्डन जी भी क्या बोले? नहीं डिविडेंड नहीं देना, नहीं देना इज़ अ रेलिवेंट बात। वॉल्टर और गॉर्डन जी क्या बोले बताओ? तो वॉल्टर और गॉर्डन जी बोले अपने फर्म को 3 टाइप में बांटो। एक होता है ग्रोथ फर्म, वॉल्टर और गॉर्डन जी क्या बोले? एक होता है ग्रोथ फर्म, एक होता है डिक्लाइनिंग फर्म, और एक होता है नॉर्मल फर्म। एक होता है ग्रोथ फर्म, एक होता है डिक्लाइनिंग फर्म, और एक होता है नॉर्मल फर्म। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर और गॉर्डन, ग्रोथ फर्म क्या होता है? जिसने शेयर होल्डर को उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कमा के दे दिया। डिक्लाइनिंग फर्म क्या होता है? जिसने शेयर होल्डर को एक्सपेक्टेशन से कमा कमा के दिया। नॉर्मल कम के फर्म क्या होता है? जिसने शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन से बराबर कमा के दिया है। अच्छा ग्रोथ फर्म के लिए वॉल्टर और गॉर्डन जी क्या बोलते हैं? 0% डिविडेंड, आपको डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए। फिर भी क्वेश्चन अगर हमें देने बोलेगा तो देना तो पड़ेगा ही। अच्छा डिक्लाइनिंग फर्म क्या बोलता है? आपको 100% डिविडेंड दे देना चाहिए। अच्छा और नॉर्मल फर्म के लिए क्या बोलता है? नो कमेंट्स, आपको जो करना है करो, देना है दो, नहीं देना है मत दो, आपका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? जबकि मोदी गिलानी जी के केस में हम लोग पूरा इरेलीवेंट, हम लोग प्राइस तो निकाल लेते हैं। प्राइस वगैरह निकालने के बाद लास्ट में हम लोग का एक ज़रूरी होता है वैल्यू ऑफ फर्म निकालना। याद है मोदी गिलानी जी के में? वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा? भैया वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगा आपके शेयर का वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ शेयर। उसे मैंने क्या बोला था? वैल्यू ऑफ शेयर में से तो आप रुपया इन्वेस्टमेंट कर दोगे और आपके पास कुछ प्रॉफिट भी बचा हुआ है ना, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई। ठीक है, तो ये था मेरे पूरे चैप्टर का रिकैप। आई होप आप लोग को पूरा चैप्टर समझ आ गया। मोदी गिलानी वॉल्टर और गॉर्डन, क्लियर है? पूरा चैप्टर आप लोग को समझ आ गया। चलो हम लोग का एक ठो टर्म का बस खाली पेपर भी बचा था, हम लोग वो देख के ख़त्म करते हैं। हाँ, December 24, December 24 और December 25 देख लेते हैं। एक सेकंड, December 23 हो गया था, June 24 देख लेते हैं। ये देखो हमारा ये बचा था, हमारा June 24 में बचा हुआ था। 2 बार मोदी गिलानी का सम दे दिया, एक बार दिया था वॉल्टर गॉर्डन, दोनों ही दे दिया था। बोलता है आपको मार्केट प्राइस निकालना है गॉर्डन के हिसाब से। तो भैया गॉर्डन जी का मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? मैं गॉर्डन जी का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? हाँ, मुझे ग्रोथ वगैरह मेंशन नहीं है, बताओ। मुझे ग्रोथ वगैरह मेंशन नहीं है, तो भैया नहीं मेंशन है तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाओ ना। मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? अर्निंग 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। हाँ भैया अर्निंग कितना करते हो? अर्निंग करते हो 25 रुपया का। अच्छा डिविडेंड कितना देते हो? भैया 25 में से तो 9 डिविडेंड दे देता हूँ, तो रखते कितना हो? भैया 16 रुपया रख लेता हूँ। नहीं समझ आया? अर्निंग 1 माइनस बी, अर्निंग का 9 रुपया आप डिविडेंड देते हो तो 16 रुपया रख लेते हो। 25 में से 9 रुपया डिविडेंड दे देते हो तो 16 रुपया रख लेते हो, है ना? अच्छा के ई कितना? के ई कितना? के ई तो है भैया मेरा के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, है ना? क्या मैं 12% को 0.12 लिख दूँ? अच्छा भैया यहाँ मुझे ना परसेंटेज में लिखना पड़ेगा एक्चुअली। चलो बी को अमाउंट में ना लिख के ना, बी को आप परसेंटेज नहीं तो आप अमाउंट में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसा, लेकिन परसेंटेज में लिखो। देखो 25 रुपया में से आप 9 रुपया का डिविडेंड देते हो, 16 रुपया रख लेते हो। 9 रुपया का डिविडेंड देते हो, 16 रुपया रिटेन कर लेते हो। मुझे परसेंटेज में आंसर दो ना, 16 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 100,
16 रुपया रखते हो 25 में से, है ना? 16/25 इंटू में 100, मतलब 64% आप रख लेते हो। 64% आप रख लेते हो, बात समझे? आप कितना रख लेते हो? 64% रख लेते हो। हाँ, तभी तो देखो ना, 25 रुपया का 64%, हाँ 64। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मैं 64% लिख दूँ, 0.64। ठीक है, मैं बी की जगह 0.64 लिख दूंगा। 0.64 इंटू में आर कितना, आर रेट ऑफ रिटर्न है 16, 0.16, बस आपका काम हो गया। 1 माइनस 0.64 इंटू में 25, ऊपर में तो 9 ही आएगा, ऊपर में डिविडेंड का ही अमाउंट आ जाएगा। 0.12 माइनस में 0.64 इंटू में 0.16, 0.1024 पॉइंट, सॉरी 9 माइनस 0.12 माइनस में 0.1024, नीचे कितना हो जाता है? 0.0176। 9 डिवाइडेड 0.0176, ये हो जाता है आपका भैया कितना रुपया? 511.36, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम लोग वोल्टर के हिसाब से करें तो वोल्टर का तो बड़ा सिंपल है, डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट में माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। डिविडेंड मेरी कंपनी कितना दे रही है? 9 रुपया का। आर कितना, आर कितना, आर कितना बताओ तो? आर कितना भैया? आर है मेरा 16%, 0.16। के ई कितना, के ई कितना भैया? के ई 12%, 0.12। अर्निंग कितना कमाती है? 25 रुपया। 9 रुपया का डिविडेंड देती है, होल डिवाइडेड बाई 0.12, बस करो। 25 माइनस 9 इंटू में 0.16 डिवाइडेड बाई 0.12 प्लस में 9 डिवाइडेड बाई 0.12। वोल्टर के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 252.77, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो देखो 5 नंबर का क्वेश्चन था, इजी था, ठीक है। बस आप याद रखना, बी का मतलब क्या था? रिटेंशन रेशियो। बी का मतलब क्या था? रिटेंशन रेशियो। तो इफ़ पॉसिबल ना, आप ना परसेंटेज में पता करना। जैसे हमें इसमें परसेंटेज में नहीं दिया था तो मैंने निकाल लिया। 25 में से 9 का डिविडेंड 16 रुपया रखते हो। अब 16 रुपया रखते हो 25 में से, तो परसेंटेज में एक आंसर आ गया, तो आपके लिए काम ईजी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक हम लोग एकदम बढ़िया रिवीजन कर लिए। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन में। डिविडेंड डिसीजन हमारा बढ़िया से रिवीजन हो गया, पास्ट ईयर भी देख लिए। बाय बाय।